Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर। और आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th की जो एनसीईआरटी कर रहे हैं क्लास 10 की, उसमें जो चैप्टर नंबर 2 है इंडियन नेशनलिज्म, उसके ऊपर सबसे कंक्लूडिंग टॉपिक के ऊपर जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो भारत का राष्ट्रवाद है वो कैसे चलता है। और भारतीय राष्ट्रवाद के तहत हमने पिछले क्लास में सिविल डिसोबीडियंस और उसकी वीकनेसेस देखी थी। आज उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि इंडिया के अंदर एक कलेक्टिव सेंस कैसे उभर के आया। कलेक्टिव सेंस का मतलब ये है कि ये भारत के लोग किस तरह से यूनिफाई होते हैं, कौन से सिंबल्स का उपयोग किया गया था, किन किन परिस्थितियों के द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म होता है, इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर I'd like to introduce an important I would say announcement for you, that is the Unacademy Summit 2.0। अगर आपको जानकारी होगी तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है समिट 2.0। ये समिट के द्वारा आप यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी के ऊपर एक्सीलेंस हासिल कर सकते हो। 20 और 21 फरवरी को 2 दिन के लिए फॉर द नेक्स्ट 2 days यू विल बी एबल टू अटेंड दिस समिट। और ये फ्री ऑफ चार्ज है, इसके अंदर कोई फीस आपको नहीं पे करनी है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। नीचे गई लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद इंडिया के टॉप मोस्ट पर्सनालिटीज, सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स, आइकॉनिक पर्सनालिटीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। साथों साथ अनअकैडमी के एजुकेटर्स है जो आपको अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के द्वारा, अपनी जो भी अनुभव है उसके द्वारा आपको समझाएंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। ये समिट आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए और आपको इसके लिए कोई चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है। ये समिट के अंदर आपको नोबेल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी सर दिखेंगे या यूपीएससी के चेयरमैन दीपक गुप्ता सर यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे हाउ टू एज फॉर यूपीएससी। इनफैक्ट सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स भी आपको मिल जाएंगे, पब्लिक पर्सनैलिटीज भी दिखेंगे जो अपने अपने जो विचार है बेसिकली आपको देंगे और आपको हेल्प करेंगे कि कैसे तैयारी की जा सकती है। इसमें अनअकैडमी के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स भी इंक्लूडेड है, इवन मेरा भी सेशंस इसके अंदर इंक्लूडेड है। 3 PM को इनफैक्ट 20 फरवरी के दिन आपको ये समिट के अंदर मेरा सेशन दिखेगा। आप ये अनलॉक कोड को यूज करके फ्री के अंदर ये समिट को देख सकते हो। दिस इज ओनली फ्री समिट, इनके लिए आपको कोई फीस पे नहीं करनी है एंड यू कैन ऑलवेज यूज दिस कोड फॉर अनलॉकिंग एंड गेनिंग द एक्सेस एंड द रजिस्ट्रेशन, है ना। तो मेरा एक जॉइंट सेशन है हिस्ट्री को लेके दूसरे एजुकेटर आरती छावरी के साथ। आप जरूर से हमारे साथ यहाँ पे अटेंड करिएगा। सो विल बी 2 एजुकेटर्स विल बी हेल्पिंग यू इन डिस्कशन अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एज वेल। खैर, हम लोग 20 तारीख को मिलेंगे, 10 बजे से समिट का पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा। ये कोड को यूज करना ना भूलिएगा PN Live वाइल ज्वाइनिंग द समिट, और आपको काफी इसके कारण एडवांटेज भी मिलेगा। इसके साथ साथ हमने एनसीईआरटी पिछले क्लास में शुरू की थी, उसी को ही हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं आज के सेशन के अंदर। बहुत ही डिटेल वे के अंदर हमने ये एनसीईआरटी के टॉपिक्स को पढ़ा था। मैंने आपको इंडियन नेशनलिज्म का पूरा पर्सपेक्टिव दिया था। मैं आपको फिर से वेलकम करूंगा कि आप इनफैक्ट हमारे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर जुड़िए, जहां आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, स्पेशल क्लासेस दिखेंगे। ये भी फ्री क्लासेस ही है। आप अनअकैडमी के एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हो मेरी प्रोफाइल के अंदर, जहां मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के साथ साथ और भी टॉपिक्स के ऊपर कवर कराया हुआ है। एक बार आप सब्सक्रिप्शन लोगे जनरल स्टडीज का तो पूरा का पूरा जीएस का हिस्ट्री का पोर्शन है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। इसके साथ साथ अनअकैडमी के अंदर इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स है, इकोनॉमी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए, सब टीचर्स आपको मिलेंगे। उनके क्लासेस भी आप एक्सेस करिए, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली आपको इसका लाभ मिल सकता है। एजुकेशन के लिए आपको इसकी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी और आपको 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन ऑफर किए जाएंगे। एक प्लस सब्सक्रिप्शन है, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का फायदा ये है कि इसमें आपको पर्सनल कोच मिल जाता है। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये कोड यूज करना है डिस्काउंट के लिए। ये कोड आपको 10% ऑफ भी दे देगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। ये कोड आपको हेल्प करेगा इवन इन अनलॉकिंग द कंटेंट विच इज अवेलेबल ऑन फ्री ऑन द एप्लीकेशन, है ना। तो आप जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी अनअकैडमी के ऊपर कर सकते हो। PN Live डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है कंबाइंड सब्सक्रिप्शन के अंदर भी। 18 तारीख से हमारी नई बैचेस शुरू हो गई है जो आपको हेल्प करेगी इन योर कंप्लीट प्रिपरेशन। साथों साथ अनअकैडमी का जो कॉम्बैट है, जो आपका फोर्टनाइटली क्विज होता है, वहां पे भी आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हो। ये फ्री में क्विज होता है, इनफैक्ट लाइव क्विज होगा आपका। 45 मिनट्स के अंदर 60 क्वेश्चंस होंगे और आपको इसके अंदर अटेम्प्ट करना है। वंस यू अटेम्प्ट दैट, अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको सब्सक्रिप्शन भी अनअकैडमी की तरफ से गिफ्ट किया जा सकता है। खैर, हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया की बात कर रहे थे। पिछले क्लास में मैंने आपको राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद की विचारधारा क्या है, राष्ट्रवाद कैसे आगे चलता है, उन सब पॉइंट्स
के ऊपर आपको डिस्कस करा दिया है। आज का हमारा जो सेशन है वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडियन नेशनलिज्म कैसे मजबूत हुआ, इंडियन नेशनलिज्म कैसे चलता है साहब, केडी पॉइंट है ना। तो एक खाली आपको वो समझा देता हूँ कि हमने ये जो चैप्टर शुरू किया था, ये चैप्टर कहाँ से शुरू किया था। तो याद करिए कि ये चैप्टर मैंने आपको बताया था कि 1915 से जब से गांधी आए तब से भारत का राष्ट्रवाद बहुत बढ़ गया। यही गांधी थे जिन्होंने 3 बड़े बड़े सत्याग्रह किए, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। ये तीनों सत्याग्रहों के द्वारा भारत के मजदूर किसानों के जो मुद्दे थे वो उन्होंने उठाए। 1919 तक आते आते गांधी जी ने क्या कर दिया, रॉलेट का सत्याग्रह किया, और ये रॉलेट का सत्याग्रह भी बहुत ही भारी रहता है, उसके कारण ही जलियांवाला बाग की घटना भी हुई, और वो बहुत बड़ा एक सेटबैक था गांधी के लिए भी, और गांधी उसके बाद उपवास के ऊपर भी उतरेंगे। खैर 1920 से लेकर 1922 तक हमने आपको ये बताया था कि गांधी जी एक नए मुद्दे को लेंगे जिसे हम लोग कहेंगे नॉन कॉपरेशन। पर नॉन कॉपरेशन का जो मेन पॉइंट था, इसी को ही हम लोग खिलाफत इशू के साथ भी जोड़ते हैं, क्योंकि ये जो खिलाफत का इशू था ये पंजाब के अलावा बेसिकली जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको भी साथ में लेके आ रहा है। उसके बाद हमने देखा कि 1922 से 1930 के बीच में एक तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा। उसके साथ साथ आप देखोगे तो हमको बारडोली का सत्याग्रह दिखेगा बहुत प्रोमिनेंट, जहां पे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल दिखेगा। उसके साथ साथ मैंने आपको रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया था, और ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के अंदर मैंने आपको भगत सिंह के बारे में भी बताया था साहब, है ना। तो ये सब घटनाएं हमने देखी। उसके बाद साइमन की एंट्री हुई इंडिया के अंदर 1928 तक आते आते, और साइमन की एंट्री के बाद ही नेहरू कमेटी की स्थापना होती है। ये नेहरू कमेटी के द्वारा इनफैक्ट अपना एक रिपोर्ट तैयार किया गया जिसे हम लोग कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। और जब ये नेहरू रिपोर्ट के ऊपर हंगामा हुआ आगे, तो 1929 तक आते आते भारत के अंदर आंदोलन पूरी तरह से बदल जाएगा। 1929 के अंदर लाहौर के अंदर कांग्रेस की मीटिंग हुई, और लाहौर में ही बेसिकली क्या होता है, पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया। ये जो पूर्ण स्वराज का नारा था, इसके आधार के ऊपर अब कांग्रेस अपना नया गोल सेट करती है, और 1930 के अंदर बेसिकली इसी को ही फुलफिल करने के लिए 1932 तक आते आते सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत कर देंगे साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो वी सी दैट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विल बी स्टार्टेड। ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये पूरी तरह से अब आगे आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ से बेसिकली गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह की शुरुआत की थी। पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है नमक सत्याग्रह के द्वारा इतना मजबूत हो गया जिसकी इम्पैक्ट पूरे भारत के अंदर रहती है। हमने इसके पॉजिटिव्स भी देखे थे, हमने इसके नेगेटिव्स भी देखे थे, हमने आपको इसकी लिमिटेशंस भी पिछले क्लास के अंदर बताई थी, और बताया था कि जो सोशल बेस है वो किस तरह से कमज़ोर होता है। यहाँ से एक स्टेप आगे चलते हैं कि 1932 के बाद क्या होगा। खैर 1932 के बाद 1935 के अंदर एक कानून पास किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये कानून के द्वारा भारत की राज्य व्यवस्था बदलती है। 1939 तक आते आते जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी, उसके सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी, तो हालत बदल गए, और 1942 के अंदर आखिर में एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसे हम लोग क्विट इंडिया के रूप में पहचानते हैं। ये बहुत बड़ा मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट। इनफैक्ट ये मूवमेंट के अंदर हमको पता चला कि बहुत बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेशन भी हुआ, और काफ़ी सारा इसको लेके ब्रिटिशर्स को इशू भी फेस करना पड़ेगा। ये आपका पूरा का पूरा नेशनल मूवमेंट का एक आयाम था। 1942 के अंदर ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना, और ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी इसके द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक अलग ही बेसिकली चित्र उभर के आना। खैर ये सब पॉइंट हमको यहाँ पे था। अब आज का क्लास मुझे आपको ये पढ़ाना है कि भारत के लोग किस तरह से इतने संगठित हुए, हाउ द पीपल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, किस तरह से भारत के लोगों के अंदर ये जो ऑर्गेनाइज्ड सेटअप क्रिएट होता है, हमारे अंदर जो यूनिटी की फीलिंग आई ये कैसे आती है, ये नेशनलिज्म इंडिया के अंदर कैसे डेवलप हुआ साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये पॉइंट है, ये सबसे लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर के अंदर कि कैसे भारत के लोगों के अंदर एक जो इंडियन की फीलिंग आती है, भारत बनने की फीलिंग आती है, भारतीय बनने की फीलिंग आई, ये किस तरह से डेवलप हुई उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द फीलिंग ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कम्स इनटू द पिक्चर। लेट अस ट्राई टू सी कि किस तरह से भारतीय बनने का जो विचार था वो और मजबूत होगा और आगे चलेगा साहब, है ना। तो लेट अस गो इनटू दिस डायमेंशन। फिर से हम लोग ये डायमेंशन के ऊपर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो भारतीयपना है भारत के अंदर, हमारे अंदर, ये किस तरह से आया, कहाँ से आया। और बेसिकली हम लोग देखेंगे कि इंडिया के अंदर ये जो कलेक्टिव बिलोंगिंग की जो फीलिंग है कि हम भारत के लोग हैं, हम इंडियन हैं, हम लोग को एक होना है, ये कैसे आई, हाउ द फीलिंग ऑफ इंडिया, हाउ द फीलिंग ऑफ बीइंग इंडियन साहब, है ना। हम ये कहते हैं कि हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं, हम सबको एक होना है, ये किस तरह से डेवलप हुई साहब। इसमें क्या कोई सिंबल्स का यूज़ किया गया था, इसमें क्या कोई म्यूजिक का यूज़ किया गया था,
इसके अंदर बेसिकली कोई लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी जो भारत के राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए आती है। ये राष्ट्रवादी विचारधारा कैसे मजबूत होगी उसी को ही हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे साहब, है ना। तो लेट अस सी कि इंडियन नेशनलिज्म कैसे आगे चलता है और किस तरह से भारत के लोगों के अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंग का थॉट आता है, समझे आप लोग, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो आप समझिए कि नेशनलिज्म की व्याख्या किसे कहते हैं, व्हाट डू मीन बाय द टर्म नेशनलिज्म साहब, ठीक है। तो नेशनलिज्म बेसिकली एक ऐसी विचारधारा है जो फैलती है, जो आगे बढ़ती है, जहां बहुत सारे विस्तार में रहने वाले लोगों को लगता है कि हम लोग के बीच में कुछ यूनिटी है, देर इज सम यूनिटी जो हमको बाइंड करती है, देर इज सम आइडिया जो हमको एक करने का बात करता है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब सवाल यह आता है कि लोगों को ये रियलिटी कैसे पता चलती है, उनके दिमाग के अंदर ये बात कैसे उतारी जाती है, उनको कैसे कन्विंस किया जा सकता है कि देखो हम लोग एक है, उनको कैसे ये समझाया जा सकता है कि भाई देखो हम सब लोग इवेंचुअली एक ही है, हम कोई भी संप्रदाय से बिलोंग करते हो, कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो, कोई भी समाज से बिलोंग करते हो, कोई भी प्रदेश से बिलोंग करते हो, हमारी कोई भी भाषा हो, हमारे अंदर किस प्रकार का इनफैक्ट यूनिटी लाया जाए, ये एक बहुत बड़ा जटिल प्रश्न था। अब देखो इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या था, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विथ इंडिया साहब, ठीक है। इंडिया के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल थे, रीजन भी अलग है, लैंग्वेज भी अलग है, कम्युनिटीज भी अलग है, उनके अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे क्रिएट की जानी, ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्नार्थ हमको यहाँ पे दिखता रहेगा, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर, हमको क्या मिल रहा है जब हम लोग भारत की बात करेंगे, तो जो नेशनलिज्म है, जिसे हम लोग सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कहते हैं, ये बहुत टफ थी अचीव करने के लिए। टफ क्यों थी साहब, क्योंकि इंडिया इज नॉट अ प्लेस जहां पे एक ही भाषा के ऊपर कंट्री का निर्माण हुआ है, इंडिया इज नॉट अ प्लेस जहां पे एक ही धर्म के ऊपर कंट्री का निर्माण हुआ है, इंडिया इज नॉट अ प्लेस जहां पे आप देखोगे तो एक रिलीजन के ऊपर कंट्री का निर्माण हुआ है। और इसके कारण बेसिकली हमको ये पता चलता है कि दुनिया के अलग अलग रीजन्स के अंदर ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है, ये बहुत टफ वे के अंदर आती है। टफ वे के अंदर आने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो कलेक्टिवनेस की जो विचार है कि भाई हम एक है, हम लोग के बीच में यूनिटी है, हम लोग बेसिकली एक ही रूप में आगे चलेंगे साहब, है ना। तो ये ऐसे तो नहीं आ पाएगी, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो उनको कल्चरल पर्सपेक्टिव में ये समझाना पड़ेगा कि देखिए इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर डिफरेंसेस, हमारे बीच में कोई भी भेदभाव हो, हम धर्म कोई अलग फॉलो करते हो, हम भाषा कोई अलग यूज कर रहे हैं, हमारा कल्चर शायद थोड़ा बहुत 19-20 होगा, पर हमारा इतिहास एक था, हमारी संस्कृति एक है, हम गानों के द्वारा, हम अलग अलग सिंबल्स के द्वारा बेसिकली अपने आप को एक कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा राष्ट्रवाद मजबूत हो पाएगा साहब, गेटिंग माय पॉइंट। अब देखिए कि हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 अगर आपको याद होगा, जहां ब्रिटेन के अंदर मदर ब्रिटानिया की कंसेप्ट आपको दिखेगी, जर्मनी के अंदर मदर ब्रिटानिका का कंसेप्ट दिखेगा, अगर मदर जर्मेनिया का कंसेप्ट दिखेगा साहब। वैसे ही भारत की बात होगी, तो जब हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर भी ऐसी बहुत सारे सिंबल्स थे, ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटी थी जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रवाद मजबूत किया जाना था साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये जो कंडीशन क्रिएट हो रही है, दिस कंडीशन दैट इज बीइंग क्रिएटेड ओवर हियर, ये कंडीशन के बेसिस के ऊपर हमको ये पता चल रहा है कि अलग अलग प्रकार के सिंबल्स, अलग अलग प्रकार की कहानियां, अलग अलग प्रकार के आंदोलनों के द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत करने की कोशिश की गई है साहब, गेटिंग माय पॉइंट। अब देखिए कि इंडिया में किस तरह से इंडियन नेशनलिज्म बढ़ के आएगा और किस तरह से इंडियन नेशनलिज्म आगे चलता है। तो हम लोग कहते हैं कि 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी का मतलब क्या है, 1801 ऑनवर्ड्स का जो पीरियड है, उसमें बेसिकली भारत का राष्ट्रवाद अब बढ़ने की शुरुआत करेगा साहब, धीरे 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 करके हमारा इंडियन नेशनलिज्म और बढ़ेगा। उसके बाद जब हम लोग 20th सेंचुरी की बात करते हैं, हम लोग 20वीं शताब्दी की बात करते हैं, मतलब 1901 ऑनवर्ड्स का जो पीरियड हम लोग देखते हैं, इस पीरियड के दौरान राष्ट्रवाद और तेजी से आगे चलता है। और ये जो राष्ट्रवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी आयाम जो उभर के आया था, जिसने लोगों को और बाइंड किया साहब, और इसके कारण एक इमेज बनती है द आइडिया ऑफ इंडिया के रूप में साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो जो इमेज क्रिएशन है, जहां लोग अपने आप को नेशन के रूप में आइडेंटिफाई कर पाए, जिसमें इंडियन नेशनलिज्म को कैसे जोड़ने की कोशिश करेंगे साहब, उसको लेके काफ़ी सारी डिस्कशंस हुई, उसको लेके काफ़ी सारे विचार आए साहब। एंड पहली बार इनफैक्ट इंडिया के अंदर ये जो मदर जर्मेनिया का कंसेप्ट जर्मनी के अंदर था, या ब्रिटानिका का कंसेप्ट आपको इंग्लैंड के अंदर था, वैसे ही भारत माता के कंसेप्ट को पॉपुलर कराया गया साहब, है ना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की कहानी अगर आपको या उनका नाम पता होगा साहब, जिन्होंने वंदे मातरम का जो पूरा का पूरा जो स्लोगन दिया है और उसके ऊपर से जो सॉन्ग बना साहब वंदे मातरम, वो क्यों बनता है, बिकॉज वी आर वर्शिपिंग द मदर अर्थ साहब, वी आर वर्शिपिंग द मदर, जिन्होंने हमको ये सब कुछ दिया है साहब। तो मदर इंडिया का जो विचार है साहब, ये मदर इंडिया का विचार सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे,
जिन्होंने भारत के लोगों के अंदर डालने की कोशिश की साहब। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ही थी जिन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया साहब। अब ये क्यों हुआ, क्यों इस तरह से पॉपुलर हुए, उसके पीछे के 2-3 कारण थे साहब। 18 सेंचुरी के अंदर, सॉरी 19 सेंचुरी का जो बीच वाला पीरियड है 1850 के बाद, ये पीरियड के अंदर भारतीय समाज के अंदर सोशल रिफॉर्म्स की शुरुआत हो गई थी। और सोशल रिफॉर्म्स में बहुत सारे आयाम थे जो रिवाइवलिज्म की तरफ बहुत चलते थे साहब। दे वर गोइंग ऑन द आइडिया ऑफ रिवाइवलिज्म। तो बिकॉज दे वर गोइंग ऑन इन द आइडिया ऑफ रिवाइवलिज्म, अलग अलग प्रकार की परंपरावाद की विचारों के ऊपर चलने वाले लोग थे, तो इन लोग को भारत का कंसेप्ट बहुत पसंद आता था। एंड दिस बिकम द बेसिस कि बंगाल के अंदर जो इंटेलिजेंशिया क्लास था, वहां पे भी कुछ लोग ऐसे थे जो भारत माता के विचार को लेकर काफी प्रचलित हुए थे, काफी प्रभावित हुए थे, और उनको लग रहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद भारत माता के विचार के द्वारा बहुत पॉपुलराइज किया जा सकता है साहब। गेटिंग माय पॉइंट? एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि 1870 के दशक के अंदर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ये जो वंदे मातरम है, ये वंदे मातरम को और पॉपुलराइज कराया गया साहब। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने एक नोवेल लिखी जिसका नाम था आनंद मठ, अगर आपको पता होगा। ये नोवेल बेसिकली सन्यासी रिबेलियन के ऊपर लिखी जाती है, याद रखेगा साहब, ठीक है ना। ये जो सन्यासी रिबेलियन था, ये सन्यासी रिबेलियन 1780s के अंदर होता है, जब भारत में गवर्नर हुआ करता था वॉरेन हेस्टिंग्स, और उसकी करीबन 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे थे। इसके लिए जो रिवाइवल पर्सपेक्टिव था, जहां भारत के इतिहास को दोहराने की बात हो रही है, जहां भारत के लोगों के बलिदानों को हाईलाइट कराने की बात हो रही है, उसको लेके उन्होंने ये आनंद मठ लिखा था। ये आनंद मठ के अंदर भी इन्होंने वंदे मातरम का कंसेप्ट और भारत माता का जो विचार है वो पॉपुलराइज कराया। और 1905 में भारत के अंदर जब पहला बहुत बड़ा संगठित आंदोलन की शुरुआत हुआ, जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन, ये स्वदेशी आंदोलन के अंदर पूरा का पूरा वंदे मातरम और भारत माता का कंसेप्ट जो है वो बहुत ही पॉपुलर होता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो होगा ये मेरे दोस्तों कि भारत के अंदर लोगों को नेशनल फीलिंग कैसे लाई जाए, तो सिंबल्स को क्रिएट किया गया, और फिर ये सिंबल्स के द्वारा लोगों को बताया गया कि देखो ये हमारी भारत माता है, ब्रिटिशर्स ने इनको बहुत ही परेशान किया है, अब हमारी फर्ज है कि भारत माता को फ्री करा दिया जाए फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। द ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड द आइडिया ऑफ भारत माता, द ब्रिटिश हैड बेसिकली taken the resources, taken the power from us, and now it is our duty, ये हमारी फर्ज है कि हम लोग उनसे ये सब वापिस छीने, हमारी भारत माता को इंडिपेंडेंट कराए साहब, ठीक है। तो हुआ ये कि सबसे पहले भारत माता का जो कंसेप्ट आपको दिखेगा वो पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के साथ आप जोड़ सकते हो, जिन्होंने बेसिकली एक इमेज के द्वारा भारत माता का कंसेप्ट को और पॉपुलराइज कराया। ये विचार को स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 के अंदर बंगाल के विभाजन के द्वारा किया गया था, यू माइट बी अवेयर इन द ईयर 1905 बंगाल वॉज पार्टीशन, और जब बंगाल का विभाजन किया गया तो स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई। ये जो स्वदेशी मूवमेंट था, इसके अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने बेसिकली बहुत ही फेमस भारत माता का इमेज पेंट किया था। यू विल सी दैट दिस इमेज, दिस इज द इमेज बाय द वे साहब, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बेसिकली ये इमेज पेंट की गई है, जहां उन्होंने आइडिया ऑफ भारत माता को दर्शाने की कोशिश की। ये इमेज के अंदर अगर आप देखोगे तो भारत माता को एक असेटिक के रूप में दिखाया गया है, एक संत के रूप में दिखाया गया है, आप देखोगे तो एक साध्वी के रूप में दिखाने की कोशिश की गई, एकदम काम और कंपोज्ड है, डिवाइन स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव दिया गया है। उनके चेहरे के आजू बाजू में अगर आप देखोगे तो आपको हालो दिखेगा, कैन यू सी ओवर हियर साहब, यहाँ पे आपको हेलो दिखता है। हेलो मतलब समझ में आता है कि नहीं आता आपको? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हेलो का मतलब ये होता है कि जब कोई एक डिवाइन एनर्जी आपके अंदर से बाहर इमिट कर रही है साहब, है ना, काइंड ऑफ रेडिएशन हम लोग कह सकते हैं, और पर वो दैव्यता दर्शाती है। येलो कलर की, क्रीम कलर की आपको डिवाइन लाइट दिखेगी साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये भारत माता का कंसेप्ट बहुत पॉपुलर हुआ। इनफैक्ट सबसे पहले भारत माता का कंसेप्ट ये आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लेके आएंगे, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ये भारत माता के कंसेप्ट को और पॉपुलर करेंगे, और इनके विचारों के ऊपर लोगों ने अपने अपने नए नए विचारों से भारत माता की इमेजेस बनाने की कोशिश की साहब, ठीक है। तो 1905 के बाद जब स्वदेशी मूवमेंट तो खत्म हो गया 1908 के बाद, बट इमेज ऑफ भारत माता जो है वो अलग अलग फॉर्म्स के अंदर उभर के आ रही है, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो व्हाट डू वी फाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। इससे नेशनलिज्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बहुत बढ़ेगा साहब, ठीक है। तो आप देखोगे तो भारत के जो अलग अलग सिंबल्स, भारत का जो कल्चर, इन सब के द्वारा बेसिकली भारतीयता बताने की कोशिश की गई, इंडियंस को यूनिफाई करने की कोशिश की गई। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का एक फोटो आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अब तिलक जी के फोटो के द्वारा अगर आप समझने की कोशिश करो
तो ये फोटो के द्वारा कितनी सारी चीजें यहाँ पे हाईलाइट की गई है साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो तिलक इज सराउंडेड बाय द सिंबल्स ऑफ यूनिटी, द सेक्रेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ डिफरेंट फेथ, बी इट द टेम्पल, चर्च और द मस्जिद, फ्रेम द सेंट्रल फिगर। मतलब आप देखोगे तो हमको पता चलता है कि तिलक जी के चेहरे के आजू बाजू में आपको यहाँ मंदिर दिखेगा, यहाँ मस्जिद दिखेगा, यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको चर्च दिखेगा, यहाँ पे आपको मठ दिख जाएगा, अग्यारी दिखेगी पारसी कम्युनिटी के लिए साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। और फिर अगर आप समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे इनफैक्ट इन्होंने ब्रिटिश जो है कल्चर उसको भी हाईलाइट कराने की कोशिश की है, और उसके सामने देखोगे तो यहाँ पे इंडियन कल्चर की भी बात की गई है। उनके चेहरे के आजू बाजू में अगर आप देखोगे तो एक हाव बताने की कोशिश की गई, उनके न्यूज़पेपर को हाईलाइट किया है, केसरी को साहब है ना, महारत्ता एंड केसरी उनका न्यूज़पेपर आया करता था। इनफैक्ट तिलक महाराज का जो विचार था वो कहते हैं कि स्वदेशी एंड स्वदेशी विल बी अवर क्राई फॉर ओवर साहब, ठीक है। तो हम पूरी जिंदगी तक इनफैक्ट है ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हम लोग स्वदेशी का ही नारा देते रहेंगे, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये पेंटिंग्स के द्वारा बहुत सारी नेशनलिज्म को पॉपुलर किया गया साहब। इस प्रकार की पेंटिंग्स बनती है, इस प्रकार की इमेजेस पॉपुलर होती है, और ये इमेजेस के द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद को और मजबूत किया जाएगा। इनफैक्ट तिलक की कहानी ये है कि ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट साहब। उनको तो भारत के अंदर गांधी जी के पहले कोई बड़ा नेता था वो थे तिलक महाराज जी साहब, ठीक है। उनको बेसिकली वेलेंटिनो चिरोल करके आपके ब्रिटिश ऑथर है, वो वेलेंटिनो चिरोल इनको कहते हैं कि यू आर द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। भारत के अंदर अराजकता लाने के पीछे का आपको टाइटल दिया जाता है कि आपने जो काम किया है, जिसके कारण ब्रिटिश रूल के अंदर बहुत अराजकता आ रही है और बहुत सारी बेसिकली यहाँ पे इनफैक्ट इशू भी क्रिएट हो रहा है, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर, हमको पता चल रहा है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे थी। उसी तौर के ऊपर आपको पता चलेगा कि भारत माता का कंसेप्ट भी आपको बहुत पॉपुलर इमेज के रूप में दिखेगा। अब देखो ये जो भारत माता का कंसेप्ट है अगर आप समझोगे तो ये किसने दिया था साहब, अभिंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो व्हाट डू वी फाइंड, अभिंद्रनाथ टैगोर जी है बेसिकली ही वाज द ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ साहब, ठीक है। तो उनकी फैमिली से बिलोंग करते थे, टैगोर फैमिली से ही, और उन्होंने बेसिकली जो भारत माता बनाई कैसी बनाई समझे आप लोग, ठीक है। तो आप देखोगे तो एक हाथ के ऊपर वो शिक्षा दे रही है साहब, एक हाथ के ऊपर अनाज दे रही है, बाकी दो हाथों के अंदर उनकी स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव को दर्शाने की कोशिश की है साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना, जहां इंडियन पर्सपेक्टिव में बताया गया साहब। अब देखो कि ये प्रकार की इमेजेस बना के अभिंद्रनाथ टैगोर क्या इनफैक्ट पोर्ट्रे करना चाहते थे। ये जो इमेज है भारत माता की, इसके द्वारा भारत के लोगों को बताया गया कि देखो भारत माता हमको सब कुछ दे रही है, हमको खाना दे रही है, हमको अनाज दे रही है, हमको शिक्षा दे रही है, हमको अध्यात्म की तरफ लेके जा रही है, हमको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करा रही है। पर ये भारत माता को बॉन्डेज के अंदर पकड़ के रखा है। किसने बॉन्डेज के अंदर पकड़ के रखा है, द ब्रिटिश हैव केप्ट द भारत माता इन द बॉन्डेज एंड इट इज अवर ड्यूटी टू लिबरेट द भारत माता इन द फ्रीडम साहब। ये हमारी फर्ज है कि भारत माता को हम लोग फ्री करा दिए साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, हमको ये बहुत सारी चीजें दर्शाती है कि ये जो भारत माता का जो कंसेप्ट है काफी पॉपुलर होगा। ये भारत माता के कंसेप्ट के अंदर अभिंद्रनाथ टैगोर जी का कंसेप्ट भी आपको बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा, जिन्होंने बेसिकली एक ट्रूली इंडियन पर्सपेक्टिव में भारत माता को दर्शाया। अभिंद्रनाथ टैगोर के पहले एक और आर्टिस्ट थे जिनका नाम था राजा रवि वर्मा, अगर आपको याद होगा। राजा रवि वर्मा जी ने भी बेसिकली इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स बताई थी, पर वहां भारत माता का कंसेप्ट ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। इनके समय तक आते आते इन्होंने भारत माता के कंसेप्ट को बहुत प्रोमिनेंट भी लिया। इनफैक्ट अभिंद्रनाथ टैगोर का याद रखेगा कि वो पहले बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के साथ जुड़े हुए थे, और फिर वहां से उन्होंने एक और पेंटिंग की नई संस्था खोली जिसे हम लोग कहते हैं ओरिएंटलिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट साहब, है ना। तो ओरिएंटलिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं बेसिकली जिसके द्वारा इन्होंने भारत के अंदर जो चित्रकला है उसका और विकास करवाने की बात की है साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये दो तीन बहुत ही प्रोमिनेंट पॉइंट्स दिखेंगे जो भारत माता के कंसेप्ट के साथ, अभिंद्रनाथ टैगोर के कंसेप्ट के साथ आपको बहुत आगे दिखा देंगे, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो एक तो भारत माता का ये पेंटिंग था, दूसरा पेंटिंग अगर आप देखोगे तो आपको यहां दिखेगा। अब देखो ये भारत माता दूसरी वाली जो है ये कुछ अलग थी साहब, गेटिंग माय पॉइंट। ये भारत माता को थोड़ा पावरफुल दर्शाने की कोशिश की गई है, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो दिस भारत माता इज अ कॉन्ट्रास्ट टू द वन पेंटेड बाय अभिंद्रनाथ टैगोर। क्यों, क्योंकि यहाँ भारत माता के हाथ में त्रिशूल है, अगर आप देख रहे हो यहाँ हाथ के अंदर साहब, शी इज स्टैंडिंग बिसाइड अ लायन एंड एन एलिफेंट साहब, है ना। यहाँ पे आपको शेर दिख रहा है, यहाँ हाथी दिख रहा है, बोथ द सिंबल्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। तो आप देखिएगा तो इसमें आर्टिस्ट जो कलाकार है
जो इमेज है उसमें कितनी लिबर्टी ली गई है साहब। तो इमेज के अंदर इन्होंने भारत माता को कुछ ऐसा दर्शाया और कहा कि ये हमारी भारत माता है, ये हमारी जननी है, इन्होंने ही भारत को जन्म दिया है और इनकी सुरक्षा करने का अधिकार और हमारी फर्ज बनती है कि इनको रिस्पेक्ट किया जाए और ब्रिटिश अथॉरिटी से इनको मुक्त कराया जाए साहब। ठीक है, तो आप देखिए कि सबके अपने अपने कंसेप्ट थे। द कंसेप्ट ऑफ भारत माता वाज वेरी मच एब्स्ट्रैक्ट। आज की तारीख में आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बैठा हुआ बंदा होगा, उसके लिए भारत माता का कंसेप्ट कुछ अलग होगा, राजस्थान में बैठने वाले बंदे का कुछ अलग होगा, आपके यहाँ पे साउथ के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर बैठने वाला कोई इंसान होगा, उसके भारत माता का कंसेप्ट अलग होगा। एवरीवन विल हैव देयर ओन डायमेंशंस। बट घुमा फिरा के कहने की बात यह है कि बिकॉज इस प्रकार की लिबर्टी थी, एक तो फायदा ये हुआ कि रीजनल वेरिएशंस ऑफ भारत माता बने, भारत के राज्यों के अंदर भी भारत माता का कंसेप्ट बहुत पॉपुलर हुआ, सब ने अपने अपने हिसाब से भारत माता का जो आइडिया है वो पॉपुलर कराया साहब। तो इस प्रकार की इमेजेस, सिंबल्स के द्वारा इंडियन नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग कराया गया। 19th और 20th सेंचुरी में, मतलब ये सब 1901 ऑनवर्ड से 1905 ऑनवर्ड से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी इनफैक्ट है ना पॉपुलर भी चलेगा साहब। अब आप समझने की कोशिश करोगे ये भारत माता का पेंटिंग और इसके कारण आपको उभर के आएगा साहब। जैसे ये पेंटिंग है जहाँ नेहरू जी है, ये भारत माता का इनफैक्ट है ना एक बुक लेके बैठे हुए हैं, आप देखोगे, एंड दैट इज क्लोज टू हिज हार्ट। इफ यू कैन सो ओवर हियर, यहाँ भारत माता का बेसिकली एक आपको पोस्टर दिख जाएगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ की जो भारत माता है नेहरू जी के पर्सपेक्टिव में आप देखिए तो कुछ अलग ही दिख रही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। इफ यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ भारत माता बीच में खड़ी हुई है, भारत का एक नक्शा हुआ है और नेहरू जी इनफैक्ट यहाँ पे उनको सीने से लगा के रखे हैं साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो सबके अपने अपने डायमेंशंस थे, सब लोग भारत माता को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते थे। बट ये इंटरप्रिटेशन भारत माता का बनाने का इंटेंशन यही था कि नेशनलिस्ट लीडर्स जो है ये भी भारत माता को नमन करते हैं, ये बेसिकली सेक्रीफाइस की बात करते हैं कि देखिए कि हमको बलिदान देना पड़ेगा तब जाके भारत माता को स्वतंत्रता मिलेगी, वरना ब्रिटिशर्स हमारा जो शोषण कर रहे हैं उसमें से हमको कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये बहुत सारे आपको प्रोमिनेंट पॉइंट्स दिखेंगे जो नेहरू जी के द्वारा हाईलाइट किए गए साहब। इन सब पॉइंट्स के द्वारा भी जो इंडियन नेशनलिज्म है ये स्ट्रांग होगा, भारत का जो राष्ट्रवाद है इसके द्वारा और भी मजबूती से आगे चलेगा साहब, ठीक है। तो एक साइड के ऊपर भारत माता का कंसेप्ट बहुत पॉपुलर हुआ, भारत के अलग अलग रीजन्स के अंदर बेसिकली बहुत पॉपुलैरिटी होती है और लोगों को ये बताया गया कि आप कोई एक मदर फिगर को वर्शिप करोगे तो इससे आपका ही राष्ट्रवाद बढ़ेगा साहब, इससे भारत का ही राष्ट्रवाद और मजबूत होगा और भारतीय लोगों के बीच में राष्ट्रवाद बहुत आएगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। सो दिस इज हाउ वी सी दैट द इंडियन नेशनलिज्म वाज रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ भारत माता। ये भारत माता कोई भी हो सकता है, इसमें आप अपनी मदर को भी भारत माता कंसिडर कर सकते हो, पर आप देखिए कि इससे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता था भारत के लोगों के लिए। बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा, जरूर से मैं कहूंगा दिस विल क्रिएट मोर एंड मोर बॉन्ड्स इन द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये लोग अब आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक सिंबल है, ये सिंबल ऑफ अथॉरिटी बेसिकली ब्रिटिश है जो हमारी भारत माता को परेशान कर रहा है, उसको फ्रीडम कराने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। खैर, तो ये भारत माता का कंसेप्ट बहुत चलता है साहब। एक तो इंडिया को यूनिफाई करने के लिए आपके बहुत सारे सिंबल्स का यूज किया गया, ये सिंबल्स में अलग अलग प्रकार के इमेजेस आपको दिखेंगे साहब, ठीक है। दूसरा, इंडियन नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, फैक्टर्स लीडिंग टू द इंडियन नेशनलिज्म साहब, है ना। चलिए वापिस आ जाते हैं। ये जो कलेक्टिव सेंस की जो पूरी आइडिया है साहब, कलेक्टिव सेंस की जो आइडिया है साहब, है ना, तो बीइंग इंडियन का जो विचार है, ये बीइंग इंडियन का विचार कैसे आया साहब, है ना, तो उसको लेके मैं आपको बता रहा था। इसमें अलग अलग आपके फैक्टर्स है, उसमें एक तो पेंटिंग्स के द्वारा, और पेंटिंग्स के अंदर मैंने आपको बताया इमेजेस ऑफ भारत माता सबसे प्रोमिनेंट थी और भारत के लोगों को ये भारत माता का जो विचार है इसको बेसिकली पब्लिश करा के बताने की कोशिश की गई। दूसरा, आप देखोगे तो आपको फोक लोर्स दिखेंगे। फोक लोर्स का मतलब क्या है साहब, अलग अलग कहानियां, अलग अलग स्टोरीज आपको इसके अंदर से दिखेगी, जिसके द्वारा भी इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं कि ये जो भारत माता का जो पूरा पर्सपेक्टिव है और इंडिया की जो विचार है और स्ट्रांग होगी और पॉपुलर होगी। आप देखिए क्या हो रहा है। इन द लेट 19th सेंचुरी इंडिया, the nationalists began to recording the folk tales sung by the bards and toured villages to gather the folk song and the legends साहब। 19वीं शताब्दी के बीच के पीरियड तक आते आते बहुत सारे ग्रामीण आपको मगध दिखेंगे साहब। मगध समझ में आता है आपको, ठीक है ना। मगध किसे कहते हैं साहब, तो पहले के रजवाड़ाओं के अंदर, आपके स्टेट्स के अंदर और पुराने गांवों के अंदर आपको बार्ड्स दिखेंगे। बार्ड्स वर बेसिकली काइंड ऑफ पोएट्स जो लिरिक्स लिखा करते थे लोकल स्टोरीज के ऊपर, उसमें से कहानियां बेसिकली करते थे और इन सबको रिकॉर्ड किया गया साहब। गेटिंग माय पॉइंट। इन सब रिकॉर्डिंग के द्वारा क्या होता है कि भारत की जो पुरानी संस्कृति थी, जो एक गांव से दूसरे गांव
साहब ये लोग गाया करते थे, इन सबको इंडियन कल्चर के साथ लिंकअप करने की कोशिश की जाती है। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये सब कहानियों के द्वारा बेसिकली इंडिया का ट्रेडिशनल कल्चर की हाईलाइट कराने की बात की गई और फिर समझाया गया लोगों को कि देखो ये जो बाहर वाले लोग आए ना साहब, ये बाहर वाले लोगों ने आके हमारी संस्कृति को पूरी तरह से करप्ट कर दिया और डैमेज कर दिया। ये ब्रिटिश थे बेसिकली जिन्होंने हमारी सभ्यता संस्कृति को तोड़ा, वरना ये सब कहानियां अगर हम सुनते हैं तो भारत सोने की नगरी भी हमको दिख रही थी साहब। गेटिंग माय पॉइंट। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि एक तो हमारे लिए फायदा ये हुआ कि हमारा जो फोक ट्रेडिशन है उसको प्रिजर्व करने का भी एक सवाल था, भारत के लोगों की एक नेशनल आइडेंटिटी भी बनने की सवाल थी, भारत के लोगों के अंदर एक जो प्राइड क्रिएट करनी थी अपने इतिहास के द्वारा, ये भी ये सब कहानियों के द्वारा इनफैक्ट हाईलाइट किया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट है ना। सो दिस इज हाउ वी सी मल्टीपल लिटरेचर्स वर कंपाइल्ड, मल्टीपल बुक्स वर कंपाइल्ड, मल्टीपल स्टोरीज वर कंपाइल्ड। इसको म्यूजिक के अंदर इनफैक्ट इंक्लूड किया गया, इसको गाने के अंदर इंक्लूड किया गया। जैसे आप इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर देखोगे तो आपको एक संगीत दिखेगा जिसका नाम है गण संगीत। यू विल फाइंड अ म्यूजिक कॉल्ड एज द गण संगीत। ये गण संगीत का इंपॉर्टेंस ये है कि ये पब्लिक के द्वारा गाया जाता था। दिस वॉज एक्चुअली संग बाय द पब्लिक साहब, और पब्लिक इसको बहुत बढ़िया तरह से गाती थी। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये भी एक आपको बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट दिखेगी। फोक ट्रेडिशन को इकट्ठा करने के लिए, पुरानी संस्कृति सभ्यता को हाईलाइट कराने के लिए ये सब कंपाइलेशन होता है। बंगाल की बात करेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर जी शांति निकेतन के अंदर बहुत सारी पुरानी कहानियाँ, बैलेड्स, नर्सरी की राइम्स, जो भी स्टोरीज है उन सब के द्वारा फोक कल्चर को उन्होंने रिवाइव किया। इसमें क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, रविंद्र संगीत का निर्माण करना, ये सब भी इसी का ही आउटकम था। यू माइट बी अवेयर कि रविंद्रनाथ टैगोर एक साहित्यकार भी थे, इनफैक्ट एक ऑथर भी थे। इन्होंने संगीत का भी निर्माण किया है, इन्होंने पेंटिंग का भी निर्माण किया है। जो भी अच्छे आर्टिस्ट और कलाकार थे उनको शांति निकेतन के अंदर न्योता देके वहाँ पे उनके द्वारा और भी आर्ट को कंजर्व करना और लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग चलाना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट पॉइंट आपको इंडियन नेशनलिज्म के अंदर दिखेगा। तो एक तो टैगोर जी का योगदान आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ करता था साहब। इनफैक्ट उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आपको रविंद्र संगीत के रूप में दिखेगा। इनफैक्ट रविंद्र संगीत के बारे में आपने सुना भी होगा, एकला चलो रे साहब, है ना। तो ये जो एकला चलो रे है ना, यू नीड टू गो अलॉन साहब, है ना, आप अकेले हो साहब, जीवन में संघर्ष आपका आउटकम है साहब। तो ये सब के द्वारा लोगों को मोटिवेट किया गया, बहुत सारे रिफॉर्म्स भी इसके द्वारा होते हैं। दूसरा आपको एक और ऑथर का नाम दिखेगा, नटेशा शास्त्री, इनका भी नाम याद रखेगा साहब। साउथ इंडिया के अंदर नटेशा शास्त्री जी ने तमिल लिटरेचर के ऊपर बेसिकली पूरी की पूरी कहानी लिखी, दैट फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया साहब। और वहाँ साउथ के लोगों को बताया कि देखो हमारा कल्चर कितना पुराना है, हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है, ये अंग्रेजों ने आके हमारी संस्कृति को पूरी तरह से तोड़ दिया है, हमारे लिटरेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, हमको पूरी तरह से अंग्रेज बनाने की कोशिश की जा रही है। गेटिंग माय पॉइंट। तो उनको ये बहुत क्लियर कट लग रहा था कि फोकलोर के द्वारा हमारा नेशनल लिटरेचर का डेवलपमेंट होगा और इसके कारण लोगों की जो विचार है और लोगों की जो भावना है और मजबूत होगी, ब्रिटिश रूल के सामने हम लोग लोगों को यूनिफाई भी कर पाएंगे साहब। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट इशू आया जो नेशनलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करेगा और इसके द्वारा लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट आपको पॉइंट दिखता है जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर हमको दिखेगा। तो एक तो फोक लोर्स, फोक स्टोरीज के द्वारा भी नेशनलिज्म आपका चलता है, बहुत काफ़ी अच्छी तरह से हमको नेशनलिज्म का डेवलपमेंट दिखेगा। ये फोक स्टोरीज के अंदर हम लोग कह सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिखता है। और दूसरा मैंने आपको बताया नटेशा शास्त्री का साहब। ठीक है। तो नटेशा शास्त्री का किसके अंदर था, तमिल लिटरेचर के अंदर था। ये भी इसके द्वारा भी आपका नेशनलिज्म बढ़ेगा। तीसरा यहाँ पे आपके इंडियंस को यूनिफाई करना था, इकट्ठा करना था, लोगों के बीच में कलेक्टिव सेंस लानी थी। तो कैसे लाया गया, वो था वाया द सिंबल ऑफ फ्लैग साहब। ठीक है ना। तो भारत का खुद का झंडा बना के साहब। ठीक है। अब देखो ब्रिटिशर्स पहले से इनफैक्ट अपना झंडे के साथ भारत के लोगों को बताते थे कि भाई देखो आप यूनियन जैक के अंडर आते हो, यूनियन जैक आपके ऊपर राज करता है और आपको इसी का ही झंडे को सतक करनी है, इसको इसी को ही फॉलो करना है और इसी को ही सलाम करना है साहब। ठीक है। अब इंडिया के बहुत सारे रजवाड़े भी थे, इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स भी थे। ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनका भी खुद का झंडा हुआ करता था। अब भारत के लोगों को जब एक करने की बात आई तो भारतीय लोगों को कैसे एक करेंगे। तो पहली बार भारत के अंदर फ्लैग का सिंबल 1907 के आसपास के दशक के अंदर मैडम भिखाजी कामा यूज करेगी। अगर आपको याद होगा तो मैडम भिखाजी कामा बेसिकली पेरिस के अंदर रहते थे, पहले तो लंदन में रहते थे, उसके बाद शी वेंट टू पेरिस साहब, है ना। तो मैडम भिखाजी कामा जो है उनके द्वारा बेसिकली इसका यूज किया गया है। शी वॉज द वन हु यूज्ड द सिंबल ऑफ फ्लैग।
और उन्होंने ये फ्लैग के सिंबल के द्वारा भारत के लोगों को एक किया। 1920 तक आते आते 1920-21 तक आते आते आज जो हम लोग फ्लैग देख रहे हैं, जो मूलभूत पहले कांग्रेस का फ्लैग हुआ करता था क्योंकि कांग्रेस पार्टी थी, उसके तरह से बेसिकली गांधी जी एक और कुछ फ्लैग बनाएंगे और ये फ्लैग के द्वारा एक सिंबल ऑफ अथॉरिटी क्रिएट करके भारत में राष्ट्रवाद को मजबूत किया गया साहब, ठीक है ना। तो फ्लैग ऑल्सो बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। याद रखेगा कि फ्लैग के द्वारा भी एक अच्छा माहौल बनता है, फ्लैग के द्वारा भी इंडियन नेशनलिज्म को बेसिकली मजबूत करने के लिए अलग अलग सिंबल्स और आइकन्स का यूज किया गया साहब, गेटिंग माय पॉइंट। जैसे पहली बार आप देखोगे तो स्वदेशी के दौरान एक ट्राई कलर को अनफोल्ड किया जाता है, रेड ग्रीन और येलो वाला, जो बेसिकली आपके यहाँ पे भिखाजी कामा ने बनाया था। एक्चुअली ये फ्लैग कुछ ऐसा हुआ करता था, आप देखोगे तो ये बेसिकली फ्लैग है आपका। चलिए लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द फ्लैग। इनफैक्ट ठीक है, ये फ्लैग को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि ये फ्लैग कैसा हुआ करता था, ठीक है। ये उसकी आउटकम है, उसकी आउटलाइन है साहब, ठीक है। तो रेड ग्रीन एंड येलो ये तीन कलर से ये भरा हुआ था साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो सबसे ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको रेड कलर दिखेगा, सबसे ऊपर आप देखोगे तो आपको रेड कलर दिखेगा, उसके बाद आप देखोगे तो आपको ग्रीन दिखेगा और उसके बाद येलो दिख जाएगा साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो यू विल सी दैट उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रीन कलर दिखा, नीचे बीच के अंदर आपको यू विल फाइंड ग्रीन कलर ओवर हियर साहब, और उसके बाद आप नीचे देखोगे तो आपको येलो कलर भी दिख जाएगा साहब, है ना। ये तीन आपके कलर्स थे बेसिकली, रेड ग्रीन एंड येलो। इसके द्वारा पहला फ्लैग इस तरह से बनाया गया। इसके अंदर भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको पता चलता है कि 8 कमल बनाए गए थे, देयर वर 8 लोटस साहब, ठीक है। विद इन द फ्लैग देयर वर लोटस दैट वर क्रिएटेड साहब, है ना। अब ये लोटस क्यों बनाए गए थे, 8 लोटस क्यों बनाए गए थे? क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया के अंदर बेसिकली 8 राज्य हुआ करते थे, देयर वर 8 प्रोविंसेस इन द ब्रिटिश इंडिया। बाकी सारे तो प्रिंसली स्टेट्स थे, बाकी सारे तो रजवाड़े थे। और बेसिकली यहाँ पे फ्लैग के अंदर आपको एक क्रीसेंट और बेसिकली मून दिखेगा साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इस तरह से आपको ये क्रीसेंट शेप में मून दिखेगा, चांदा दिखेगा आपको क्रीसेंट शेप के अंदर। ये बेसिकली हिंदू और मुस्लिम को इनफैक्ट हाईलाइट करता है। ये पहला फ्लैग इस प्रकार का मैडम भिखाजी कामा के द्वारा ही बनाया गया था। मैडम भिखाजी कामा ने बेसिकली 1907 के अंदर, याद रखेगा, जब पेरिस के अंदर स्टटगार्ट कांग्रेस होती है वहां पे उन्होंने ये झंडा बनाया था। खैर, तो उसके बाद ये फ्लैग बहुत पॉपुलर हो गया था, बंगाल के अंदर भी हुआ, बाकी सारे रीजन्स के अंदर भी होगा साहब, ठीक है। उसके बाद हमको पता चलता है कि 1921 तक आते आते जो हम लोग आज का फ्लैग देखते हैं उसको स्वराज फ्लैग के रूप में गांधी जी ने डिजाइन किया था साहब, ठीक है ना। तो रेड ग्रीन एंड व्हाइट हम लोग बेसिकली आज की तारीख में थोड़ा बहुत देख रहे हैं, वैसा ही आपको फ्लैग दिखेगा। बीच में आपको स्पिनिंग व्हील दिखता है। स्पिनिंग व्हील का मतलब क्या है कि चरखा बनाया था साहब, ठीक है। जैसे आज के फ्लैग के अंदर हमको क्या दिखता है, अशोक चक्र दिखता है, पुराने फ्लैग के अंदर चरखा बना दिया गया था साहब, ठीक है, जो गांधीयन आइडियल को दर्शाता है, क्योंकि चरखा के द्वारा खादी को प्रमोट भी करना था और इसके द्वारा ही बेसिकली अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को भी क्रिएट करना था साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट आपको इसके अंदर से दिखेगा। एक झंडा लेके बेसिकली ये लोग अलग अलग जगह के अंदर जाते थे और ये बेसिकली एक सिंबल ऑफ डिफाइंस भी था, क्योंकि जब भारत के लोग अपना खुद का झंडा लेके चलेंगे तो अंग्रेजों को पसंद नहीं आएगा कि भारत का अपना झंडा लेके लोग आंदोलन कर रहे हैं साहब, गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस वाज यूज्ड एज अ फीलिंग ऑफ क्रिएटिंग नेशनलिज्म साहब, है ना, जहां हम लोग अपने इतिहास को भी रीइंटरप्रेट कर रहे हैं, हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे अगर आप ये भारत माता का फिलहाल इमेज देख रहे हो, ये भारत माता के इमेज के अंदर क्या आपको सेफ्रॉन व्हाइट एंड ग्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? If you can see over here in the Bharat Mata image, we can see the saffron green and white. इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको सरस्वती लक्ष्मी मैया भी दिखेगी आपको, बेसिकली जो अलग अलग रूप में यहाँ पेंटर ने हाईलाइट कराने की कोशिश की है कि देखो ये पीछे हमारी 2 गॉडेसेस है, ये भी हमारी भारत माता को आशीर्वाद दे रही है। पर ये सबसे पहला प्रोमिनेंट फ्लैग था। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आप खादी का एक चरखा बना देते हो, तो इसके द्वारा बनाया। इनफैक्ट इसी के कारण 1924 तक आते आते, याद रखेगा, एक फ्लैग सत्याग्रह होता है जिसका नाम है नागपुर फ्लैग सत्याग्रह, वेरी प्रोमिनेंट सत्याग्रह। किताबों के अंदर बहुत कम दिया होता है, पर आपको पता होना चाहिए कि ये नागपुर फ्लैग सत्याग्रह बहुत प्रोमिनेंट सत्याग्रह उस टाइम के अंदर हुआ करता था, जहां भारत के लोगों को जोड़ा गया, भारत के इतिहास को बेसिकली फिर से रिवाइव किया गया और लोगों के अंदर नेशनलिज्म लाने की कोशिश की गई साहब, ठीक है ना। तो वीसी अलग अलग पर्सपेक्टिव के द्वारा इंडियंस को यूनिफाई किया गया। इंडियंस को यूनिफाई करने के पीछे का कारण आप देखोगे तो एक हिस्ट्री भी हुआ करता था साहब, ठीक है ना। तो एक और फैक्टर इनफैक्ट इंडिया को इकट्ठा करने के पीछे, इंडिया के अंदर एक कलेक्टिव सेंस लाने के पीछे जो एक फैक्टर आपको प्रोमिनेंट दिखेगा, वो कौन सा दिखेगा, याद रखेगा, वो था हिस्ट्री साहब, है ना। और हिस्ट्री के द्वारा हमने हमारा जो पास्ट है
उसको ग्लोरीफाई करना शुरू किया और भारत के लोगों को बताया कि हम मौर्य से बिलोंग करते हैं, हम समुद्रगुप्त की जनरेशन से बिलोंग करते हैं, हमारा इतिहास बहुत ही सुवर्ण इतिहास था, अवर हिस्ट्री वाज वेरी गोल्डन हिस्ट्री बिकॉज वी हैड सो मच बिग एम्पायर, हमारा बहुत बड़ा साम्राज्य था, हमने अच्छे अच्छे लोगों को ढेर किया हुआ है इतिहास के अंदर साहब, है ना, और हमारा खुद का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। ब्रिटिशियर्स बेसिकली इंडियंस को कभी भी नहीं मानते थे कि वी आर फिट टू रूल। अंग्रेजों की बेसिकली ये थॉट ही हमेशा चलती है कि इंडियंस आर वेरी मच बैकवर्ड, इंडियंस आर वेरी मच प्रिमिटिव, इंडियंस आर इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स। भारत के लोग कभी भी अपने आप को गवर्न नहीं कर पाएंगे, अपने आप को चला नहीं पाएंगे साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इंडिया के अंदर जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चलता है तो इंडियन नेशनल मूवमेंट और स्ट्रांग हुआ, और ये स्ट्रांग होने के पीछे का कारण था कि हमारे अंदर जो बीइंग इंडियन की जो फीलिंग है, ये बीइंग इंडियन की जो फीलिंग और मजबूती से इनफैक्ट इंक्लूड की गई, बहुत मजबूती से इनफैक्ट इसको आगे चलाया गया, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो इंडियंस बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट साहब, कि हमारा इतिहास क्या हुआ करता था, क्या से क्या हो गया देखते देखते साहब, ठीक है। ब्रिटिशर्स हमेशा यही कहते थे कि इंडियंस आर बैकवर्ड, इंडियंस आर प्रिमिटिव, इंडियंस आर नॉट केपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। जब जब हम लोग ने स्वराज मांगा है अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों ने इसी बात के ऊपर तो हमको नकार दिया था, क्योंकि अंग्रेज लोग हमेशा यही चीज कहते थे कि भाई हम आपको कैसे स्वराज दे दे, आपकी खुद की कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप यहाँ पे कोई शासन चला पाओगे। और हम लोग को इस तरह से धुतकार दिया जाता था, हमको इस तरह से बेसिकली हरदूत किया जाता था साहब, ठीक है। हुआ ये कि 19th सेंचुरी के बाद जब 20th सेंचुरी के अंदर रिसर्च हुआ, एंशिएंट इंडिया की डिस्कवरी हुई, पता चला कि इंडिया का पास्ट तो दुनिया का सबसे पॉपुलर पास्ट रहा है और सबसे डोमिनेटिंग पास्ट रहा है। हड़प्पन सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशंस में से एक थी, जो यहाँ पे हुआ करती थी और यहाँ के लोगों के द्वारा ही डेवलप कराई गई थी। इतनी अद्भुत सभ्यता के साथ बेसिकली हड़प्पन सभ्यता चलती है, जहाँ आपको अर्बनाइजेशन दिख रहा है। जब पूरी दुनिया बेसिकली आदि मानव के रूप में जीवन जला रही थी, तब हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने पक्के मकान बनाए थे, तब हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने सीवर लाइंस बनाई थी, हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने बड़ा साम्राज्य क्रिएट करते हुए एक स्टैंडर्डाइजेशन बनाया था, बंदरगाहों का विकास किया था, पोर्ट्स का डेवलपमेंट किया था, पट्टनम बनाए थे, और ये पोर्ट्स के द्वारा इंटरनेशनल ट्रेडिंग किया करते थे अप टिल दी आई वुड से वेस्ट एशिया, जहां मेसोपोटामिया जैसी आपको सिविलाइजेशन दिखेगी। ये सब चीजों के कारण भारत के लोगों को बताया गया कि देखो भाई, तुम्हारी तो इतिहास बहुत सुवर्ण रही है, तुम्हारे यहाँ पे तो दुनिया भर के लोग सोना देने आते थे, तुम लोगों को तो पूरी दुनिया नमन किया करती थी प्राचीन समय के दौरान, और अंग्रेज आपको बताते हैं कि हम बैकवर्ड है, अंग्रेज हमको बताते हैं कि हम प्रिमिटिव है, अंग्रेज हमको बताते हैं वी आर इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग। अरे भाई साहब, इंडिया का पास्ट इतना ग्रेट रहा है, जहां पे हमारी संस्कृति इतनी मजबूत थी, और इसी के कारण अर्थशास्त्र जैसी किताबों के अंदर गवर्नेंस के प्रिंसिपल लिखे गए, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई, चेक्स एंड बैलेंस की बात की गई, करप्शन को लेके बेसिकली एक नया ही आयाम देने की कोशिश की जाती है कौटिल्य के द्वारा। अरे भाई साहब, आप क्या प्रूव करवाना चाहते हो? आप ये बताना चाहते हो कि भारत के लोग शासन नहीं कर सकते? अरे भारत के लोगों का इतिहास बहुत अद्भुत था। जब ये सब विचार पॉपुलर हुए, जब ये सब आयाम के अंदर उभर के आया, तो इसके कारण भारत के लोगों को जो पास्ट की जो फीलिंग थी वो और मजबूती से आगे चलती है। उनको लगता है कि नहीं, हम लोग, हमारा इतिहास था। अंग्रेज हमको बेसिकली इंसल्ट करते हैं, अंग्रेज हमको प्रिमिटिव कहते हैं, अंग्रेज एक्चुअली हमको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। ये डीमोटिवेट करने का कारण क्या था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डीमोटिवेशन? द फंडामेंटल रीजन बिहाइंड द डीमोटिवेशन वाज दिस ओनली सर, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडियन से खुद का अपना हिस्ट्री बनाया, इंडिया ने खुद का अपना रिसर्च किया, इंडिया के लोगों को बेसिकली पता चलता है कि हमारा प्राचीन भारत में बहुत ही ग्लोरियस डेवलपमेंट रहा है, जहां आर्ट एंड कल्चर बहुत बड़ा बड़ा था। अजंता की गुफाएं बनाई, इलोरा के टेम्पल्स बनाए, गुप्ता एज के अंदर गुप्ता एज के अंदर आपको देवगढ़ के मंदिर मिलेंगे, खजुराहो के टेम्पल्स दिखेंगे। अरे भाई साहब, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में तो हम दुनिया के सबसे अव्वल थे। बड़े बड़े मोनोलिथिक टेम्पल्स बने थे साहब। आज से करीबन 150
आप पकड़ के चलोगे तो 1100 साल पहले, 1000 साल पहले इनफैक्ट राजा राजेश्वर वहां तांजोर के अंदर मंदिर बनाते हैं, एक ही पत्थर से काट के पूरा का पूरा विमान का निर्माण कराना। ये चीज दर्शाती है कि हम लोग साइंस में कितने आगे थे। ये चीज दर्शाती है हम लोग मैथमेटिक्स में कितने आगे थे। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो आर्यभट्ट, वरामिहिर, इसके साथ साथ आप देखोगे तो आपको एक से एक एक्सपर्ट्स दिखेंगे जिन्होंने इनफैक्ट साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में बताया। शूद्रक जी हमको बताते हैं कि किस तरह से सर्जरी की जाती है। राइनोप्लास्टी का नॉलेज था साहब। ट्रांसफर ऑफ ऑर्गन्स की बात की गई है साहब। ये सब चीजों के बेसिस के ऊपर अगर कोई इंडियंस को ये कहता है कि आप बैकवर्ड हो, आप प्रिमिटिव हो, आप कुछ नहीं चला सकते, तो इंडियंस के अंदर जो आग थी और मजबूत होगी। भारत के अंदर 1920 का दशक ऐसा दशक था जहां इंडिया के अंदर हिस्टोरियंस की एक नई जनरेशन उभर के आई थी, जिन्होंने बेसिकली इंडिया के हिस्ट्री के बारे में लोगों को बताया कि भाई हम कौन हुआ करते थे। हमारी आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश की गई है, हम लोग को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की गई है अंग्रेजों के द्वारा। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब चीजें इनफैक्ट इकट्ठी होगी। ऑल दिस थिंग्स विल कम टुगेदर साहब, है ना। इंडिया का कल्चर, इंडिया की लॉ, इंडिया की फिलॉसफी पॉपुलराइज की गई कि भाई देखो हम लोग कितने कितने ज्ञानी लोग थे साहब। संसार का सर्जन किसने किया है उसके ऊपर बात की जा रही है। फिलॉसफी के ऊपर आपकी मोक्ष की, लिबरेशन की बात की जा रही है। भगवान है कि नहीं है उसके ऊपर चर्चा होती है। आप देखोगे तो अलग अलग प्रकार के क्राफ्ट फॉर्म का डेवलपमेंट होना, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर गोल्ड कॉइन्स का मिलना। और ये गोल्ड कॉइन्स की भी खासियत ये थी कि ये विदेश से आया करता था। ऑल दिस गोल्ड कॉइन्स यूज्ड टू कम फ्रॉम अब्रॉड साहब। तो ये सब चीजें दर्शाती है कि इंडिया में ट्रेड एंड कॉमर्स कितना चला था। इंडिया के अंदर जो ग्लोरियस हिस्ट्री थी वो किस तरह से चल रही थी। इनफैक्ट यही ग्लोरियस हिस्ट्री, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट, इंडिया की ट्रेड, इससे तो प्रभावित होकर पोर्चुगीज इंडिया में आए थे। और पोर्चुगीज का पीछा करते करते तो अंग्रेज भारत के अंदर आए। ब्रिटिश बेसिकली केम टू इंडिया बाय फॉलोइंग द अदर यूरोपियंस। तो एक यूरोपियन आया, उसके चक्कर में दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया। यही ट्रेंड तो चला है भाई साहब, है ना। तो इन सब चीजों के बेसिस के ऊपर आप कैसे कह सकते हो कि हम लोग इनकेपेबल है साहब, ठीक है। तो इंडिया का जो ग्लोरियस टाइम था वो बेसिकली इनको हाईलाइट कराया गया और बताया गया भारत के लोगों को कि इंडिया का डिक्लाइन इसके लिए हुआ क्योंकि इंडिया कॉलोनाइज हुआ है साहब। गेटिंग माय पॉइंट। तो हिस्ट्री का सहारा लेके भारत के अंदर यूनिटी डेवलप कराने की कोशिश की गई। कहा गया कि इतिहास में हमने एकता हासिल की थी, इतिहास में हम लोग ने साम्राज्य बनाए थे, इतिहास में हमने बड़े से बड़े साम्राज्यवादी राजाओं को भी पराजित किया था। सिकंदर जब भारत की तरफ आएगा तो सिकंदर को सबसे बड़ा इंपैक्ट कहाँ मिलता है साहब? वितस्ता की लड़ाई में, झेलम की नदाई में साहब। वही लड़ाई जहां पे राजा पुरुषोत्तम पुरु राजकुमार सिकंदर की सेना के सामने एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए उसको पराजित करने तक आ जाएंगे, जहां सिकंदर पानी में डूबते डूबते मर गया था। यह चीज दर्शाती है कि भारत का इतिहास कितना सुवर्ण था, कितना गोल्डन पर्सपेक्टिव से हमारा इतिहास हुआ करता था, जहां पूरी दुनिया के नजर के अंदर भारत को याद किया गया। पूरी दुनिया के लोग भारत को मानते हैं। बहुत सारे फॉरेनर्स के इंडिया के बारे में लिखा है। और आज आप ब्रिटिश लोग ऐसा कह रहे हो कि भारत के लोग कुछ करने लायक नहीं है, भारत के लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, भारत के लोग बेसिकली कुछ नहीं चला सकते। नहीं माय फ्रेंड, ये चीज गलत है। इंडिया में एक नई हिस्ट्री की ट्रेंड चलती है, नेशनलिस्ट हिस्ट्री का ट्रेंड चलता है, जहां इंडिया के हिस्ट्री के ऊपर बेसिकली जो प्राइड लेने की बात की गई। लोगों ने इनफैक्ट अपनी ग्लोरियस पास्ट को हाईलाइट किया और कहा कि देखिए, अगर हम लोग ब्रिटिशर्स के सामने फाइट नहीं करेंगे तब तक हमारे पास्ट को रिवाइव नहीं कर पाएंगे। हम लोग को कैसे भी करके इकट्ठा होना है, और हम लोग जब इकट्ठे होंगे तो ही जाके आइडिया ऑफ इंडिया मजबूत होगा। इंडिया का हिस्ट्री, इंडिया का कल्चर, इंडिया के अंदर, एंशियंट इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ, रिलीजन के अंदर इतनी लिबर्टी थी, ये सब कुछ अंग्रेजों ने आके तोड़ दिया है साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये कंडीशन के अंदर इन्होंने बेसिकली नेशनलिज्म को बहुत मजबूत किया। तो भारत का राष्ट्रवाद अलग अलग चीजों के कारण मजबूत होता है। इंडियन नेशनलिज्म इज नॉट एन आउटकम ऑफ अ सिंगल फैक्टर कि ब्रिटिश रूल के सामने फाइट करना है। एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस जिसे हम लोग पहचानते हैं, ये जो एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस रातों रात नहीं आई है। आप समझने की कोशिश करिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस दैट हैज इमर्ज्ड। ये रातों रात नहीं आई है, बेसिकली ये काफी टाइम के बाद आपको दिखेगी साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो वी कम टू नो, हमको पता चलता है कि इन फैक्ट
ये जो सिचुएशन यहाँ पे बनी, इन सब सिचुएशन के कारण जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश रूल के सामने लोग काफ़ी इकट्ठे हुए, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद और बढ़ता है साहब। अब देखिए आगे क्या होगा साहब, ठीक है। एक साइड के ऊपर एंशियंट हिस्ट्री के नाम के ऊपर लोग इकट्ठे हुए, बट इसको लेके काफ़ी सारे लोगों को इश्यू भी क्रिएट हुआ साहब। गेटिंग माय पॉइंट, द इफर्ट्स टू यूनिफाई पीपल वर नॉट विदाउट द प्रॉब्लम्स। अब देखो प्रॉब्लम क्या था, आप जब हिस्ट्री के ऊपर अपने आप का नेशनलिज्म बेस करते हो तो काफ़ी लोगों को लग रहा था कि आप खाली हिंदू इश्यू के ऊपर ही अपना नेशनलिज्म को चला रहे हो। आप भारत माता का कल्चर बनाए तो उसमें भी इमेजेस खाली आपने अपनी देवी की बताई साहब, जिसमें हिंदू आइडेंटिटी की बात की गई है, हिंदू आइकोनोग्राफी की बात की है। अदर कम्युनिटीज इससे काफ़ी सारी अलग हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो इंडियन नेशनलिज्म मजबूत तो हुआ, इंडियन नेशनलिज्म बेसिकली हिस्ट्री के ऊपर बहुत मजबूत होगा, बट बेसिकली कुछ एक विशेष प्रकार के लोग थे, विशेष समुदाय के लोग थे, खास करके मुस्लिम लीग जैसे पार्टीज, जिन्होंने बेसिकली मुसलमानों के अंदर ये फीलिंग डेवलप करने की कोशिश की कि देखो ये भारत माता हमारे साथ कोई लेना देना नहीं रखती है, तो हिंदुओं के साथ लेना देना रखती है। अरे भाई साहब, जो जगह आपको यहाँ पे अनाज खाना पीना दे रही है, वो जगह को आप नतमस्तक करते हो तो उसमें गलती क्या थी साहब, ठीक है। ऐसे राष्ट्रीय मुसलमान भी आपको दिखेंगे उस समय के दौरान जो ये चीज के अंदर बिलीव नहीं रखते थे, पर मुस्लिम लीग ने बेसिकली इसके कारण और बंटवारा किया साहब। गेटिंग माय पॉइंट। और उन्होंने कहा कि देखो इंडियन नेशनलिज्म जो है ये हिंदू नेशनलिज्म के रूप में ज्यादा चलता रहता है। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये सब चीजों के कारण बेसिकली इंडियन नेशनलिज्म को काफी स्ट्रेंथ मिलती है, इंडियन नेशनलिज्म इससे काफी मजबूत भी होगा, एंड ये सब सिंबल्स का बेस बनाते हुए भारत का राष्ट्रवाद और आगे चलेगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। अब देखिए होता क्या है, इंडियन नेशनलिज्म इसके कारण काफ़ी एक्टिव हुआ, काफ़ी आगे भी चला। इनफैक्ट लोगों की कहानी ये चलती है, हिस्ट्री के अंदर ऐसा कहा जाता है कि भारत के अंदर लोग पहले आया करते थे, भारत को ढूंढने के लिए आया करते थे, भारत को देखने के लिए आया करते थे। एनसीईआरटी लिखता है, इन द अर्लियर टाइम्स द फॉरेनर ट्रैवल्स इन इंडिया एंड मार्वेल्ड एट द करेज, ट्रूथफुलनेस एंड द मॉडेस्टी ऑफ द पीपल ऑफ आर्य वंश साहब। आर्य वंश मतलब यहाँ आर्य प्रदेश के अंदर रहने वाले, भारत के अंदर रहने वाले। नाउ दे रिमार्क मेनली ऑन द एब्सेंस ऑफ दोस क्वालिटीज। आज की तारीख में अब फॉरेनर्स कहते हैं कि भारत के लोगों के अंदर अब कोई गुण नहीं रहा है, ना सत्यता रही है, ना ट्रूथफुलनेस रहा है, ना ही मॉडेस्टी से लोग जी रहे हैं साहब। हम कितने सत्य थे मैं आपको बताता हूँ। आपने फाहियान का नाम सुना है? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ फाहियान साहब? फाहियान की कहानी यह है कि फाहियान जब भारत आया तो फाहियान बताता है कि मुझे घरों के अंदर ताले नहीं दिख रहे थे। आई वॉज नॉट एबल टू सी एनी काइंड ऑफ लॉक्स ऑन द डोर्स। क्यों घरों के अंदर ताले नहीं दिख रहे? क्योंकि लोग चोरी नहीं कर रहे साहब, ऐसी कंडीशन थी साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। इनफैक्ट ऐसी कंडीशन आपको दिखेगी जब प्राचीन भारत के अंदर हिंदू लोग थे, एक समय के ऊपर अपना साम्राज्य बनाते थे दूर दराज के प्रदेश में, जैसे तारतार, चाइना। इनफैक्ट ऐसे इतने कंडीशंस में जहां अपना भारत का झंडा मजबूत होता था, कल्चरल एक्सचेंजेस होते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स होते थे बाय द वे साहब, ठीक है ना। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ये टाटार कौन सा प्रदेश है? विच इज दिस रीजन? चाइना है, अदर कंट्रीज है, आपको ये बताना है कि विच इज दिस रीजन साहब। ये टाटार किसे कहते हैं साहब? वेयर इट इज लोकेटेड साहब, ठीक है। एंड विच प्लेस इज दिस? ये कौन सी जगह है साहब, है ना। इसके बारे में मुझे जरूर से बताइएगा, ये कौन सी जगह है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है साहब। तो उसके ऊपर कभी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद की क्लासेस के अंदर। और यही कंडीशन आपकी इनफैक्ट एंशिएंट इंडिया में थी, जब दूर दराज से लोग भारत में आते थे और भारत का झंडा बहुत मजबूत होता था साहब, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन है कि दुनिया का एक कोने के अंदर एक टापू है जो पूरी की पूरी भारत की जमीन को पकड़ के बैठा है। देयर इज अ स्मॉल टाइली आइलैंड विच हैज कंट्रोल्ड द लैंड ऑफ इंडिया साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। कौन सा आइलैंड था? इंग्लैंड। इंग्लैंड किस तरह से इंडिया को बेसिकली कंट्रोल करके रखता है, उसके ऊपर एक ऑथर इसकी दुख ले रहे हैं। ऑथर का नाम है त्रिनीचरण चट्टोपाध्याय, जिन्होंने बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ भारतवर्ष करके किताब लिखी है, बंगाली ऑथर थे। वो कहते हैं कि देखो कैसी परिस्थिति आ गई है, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। खैर जो भी है, 1930s तक आते आते, 1930 तक आते आते, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। मैं आपको ये बता रहा था कि 1929, 30, 32, 35, 40 और 42 खास इस समय के दौरान जो यूनिटी की जो फीलिंग है, इंडियन नेशनलिज्म है और मजबूत होगा। और मजबूत होने के पीछे बेसिकली जो फैक्टर्स थे उसमें पेंटिंग, भारत माता के इमेजेस, अलग अलग सिंबल्स का यूज करना, फोक स्टोरीज के द्वारा म्यूजिक और लिटरेचर का डेवलपमेंट करना, भारत का खुद का झंडा बनाना, भिखाजी कामा और गांधी जी के द्वारा एक पूरा डेवलपमेंट करना, और आखिर के अंदर इतिहास का सहारा लेते हुए इनफैक्ट लोगों को यूनिफाई किया गया। 1930 और 40 का जो पीरियड था, ये पीरियड के दौरान बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। ये आंदोलन आखिर के अंदर कल्मिनेट करेगा
एक नए मूवमेंट के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। ये क्विट इंडिया मूवमेंट कब होगा, ये क्विट इंडिया मूवमेंट कैसे होगा, ये क्विट इंडिया मूवमेंट किस तरह से होता है, इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर को कंक्लूड करेंगे बाय डिस्कसिंग द आंसर्स टू द चैप्टर एज वेल। चिंता मत करिएगा, इसके अंदर हमने बहुत सारे आंसर्स को भी डिस्कस करना है। अगर आपको ना पता हो तो यूपीएससी यहां से कभी कभी वर्बैटिमली क्वेश्चन निकालता है। आप एनसीईआरटी को लाइटली मत लीजिएगा दोस्तों। मैं एनसीईआरटी से आपको एनालिसिस करवाना सिखा रहा हूं, मैं एनसीईआरटी से अंदर आपको डेप्थ सिखा रहा हूं, ऐसी डेप्थ जो आपको नॉर्मल रेफरेंस बुक्स के अंदर 50 बार रीडिंग करोगे तब जाके समझ में आएगी, वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो आप चिंता मत करिए, हम लोग 1940s का जो पीरियड है उसमें एक और आंदोलन होगा जिसे हम लोग कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पर उसके लिए हम लोग एक क्लास लेंगे और ये आपकी जो पीछे क्विज दिया हुआ है, पीछे जो आंसर्स दिए हुए, क्वेश्चंस दिए हुए, उसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का क्लास यहाँ पे फिर से कंक्लूड करता हूँ। आई एम कंक्लूडिंग द क्लास टुडे वन मोर टाइम। इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि आप हमारे प्लस कोर्सेज को सब्सक्राइब करिए। प्लस नहीं करोगे दैट्स एब्सोल्युटली इनफैक्ट अप टू यू, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि कर दीजिए, पर अनअकैडमी समिट को अटेंड करना ना भूलिएगा साहब। 20 और 21 फरवरी के दिन फॉर 2 days वी आर हैविंग अनअकैडमी समिट, और आपको कुछ नहीं करना, ये फ्री समिट है। यहाँ इंडिया के टॉप मोस्ट स्पीकर्स, पब्लिक स्पीकर्स आ रहे हैं साहब, यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन आ रहे हैं जो आपको बताएंगे कि व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द यूपीएससी। ब्रॉडकास्टर्स, बेसिकली एंकर्स आ रहे हैं, सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स आपको, और ये ऑनलाइन है, ये कहीं पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर पे बैठे बैठे ही ये समिट को पार्टिसिपेट कर सकते हो। इट्स एन ऑनलाइन समिट एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा भी सेशन आपको यहाँ पे दिखेगा ऑन द 20th of February 3 PM साहब, है ना। तो 20 फरवरी को दोपहर को 3 बजे अनअकैडमी समिट 2.0, और वहां पे आपको हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी में डिस्कस करूंगा विथ वन मोर एजुकेटर आरती छावरी मैम। हम दोनों का सेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। आप समिट को जरूर से अटेंड करिएगा। यू कैन यूज दिस डिस्काउंट कोड PN लाइव, और आप यहाँ पे फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो साहब। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी ये कोड यूज कर सकते हो। अनअकैडमी के ऊपर आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हो तो उसमें भी ये कोड यूज कर सकते हो। और मैं आपको जरूर से कहूंगा कि आप प्लीज अटेंड करिएगा, आपके लिए काफी फायदे कारक रहेगा। ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है आपके लिए काफी फायदे कारक रहेगा। खैर चलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। वी आर कंक्लूडिंग द क्लास टुडे। नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो क्विट इंडिया मूवमेंट और नेशनल मूवमेंट को कंक्लूड करते हुए इसके क्विज के ऊपर चले जाएंगे, आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। चलिए, एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट टू यू।